अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज 1 करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज करना। फर्स्ट वाला है स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज़। कि स्क्वायर रूट 7 क्या है, तो वो इंटीजर है, इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर है या फिर नेचुरल नंबर है। तो ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी अगर प्राइम नंबर रूट के अंदर आ जाए, जैसे 7 प्राइम नंबर है और वो रूट के अंदर आ जाए, तो वो हमारे पास हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है। तो ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। सेकेंड वाले में वो कह रहे हैं पाई एंड ई आर। पाई और ई जो है वो आप इस तरह से याद भी रख लें कि ये दोनों नंबर्स हमेशा इरेशनल नंबर्स ही होते हैं, तो ये भी इरेशनल नंबर्स हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं इफ़ एन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि एन जो है वो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो ऑड नंबर या फिर प्राइम नंबर हो सकता है। देन स्क्वायर रूट ऑफ एन इज़, तो स्क्वायर रूट ऑफ एन आपके पास क्या होगा, तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, इंटीजर नहीं होगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा, वो हमारे पास इरेशनल नंबर ही होगा। उसके बाद है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज़। अब ये जो दोनों नंबर्स हैं ये हमारे पास दोनों इरेशनल नंबर्स हैं, और दोनों इरेशनल नंबर्स का सम भी जो उसका आंसर आता है प्लस करने के बाद, वो भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर ही होता है, तो इसका आंसर भी इरेशनल नंबर ही है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, कि अगर सारे एक्स जो हैं वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हो, तो एक्स जो है वो एक्स के इक्वल होते हैं, मतलब हम उन नंबर्स को आपस में एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। और ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों के पेज नंबर 7 और 8 पे मेंशन है, आप वहाँ से एक दफ़ा देखिएगा, बल्कि उनको याद कर लें ताकि आपको करने में एमसीक्यूज़ जो हैं वो आसानी रहे। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अगर ए बी और सी तीनों बिलोंग कर रहे हों आपके पास रियल नंबर से, तो ए जो है वो ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी हो, तो डैट मीन्स कि ए जो है वो सी से भी बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि ए सी से भी बड़ा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, तो ये है जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये भी उन्हीं पेजेस पे मेंशन है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि 2 की पावर x मल्टीप्लाइंग 8 की पावर x इज इक्वल टू 64। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 की पावर x मल्टीप्लाइंग 8 की पावर x इज इक्वल टू 64। पहली बात तो ये कि ये दोनों नीचे से जो वैल्यूज़ हमारे पास इनके ऊपर इनकी पावर सेम है, तो एक ही दफ़ा हम 2 मल्टीप्लाई 8 और पावर को एक दफ़ा लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 64। 2 8 टाइम्स 16, 16 के ऊपर पावर मैंने लगा दी x इज इक्वल टू 64। ये दोनों जो हैं वो 4 के फैक्टर्स हैं। 16 4 का स्क्वायर है, तो मैं 4 की पावर 2 और यहाँ पे x लिख दूँगी, और 64 जो है वो 4 का क्यूब है। मतलब अगर 4 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ या मैं इधर फैक्टर्स निकाल के भी देखूँ 64 के, तो वो जो है वो 3 दफ़ा 4 आ जाता है, ठीक है। तो 4 का क्यूब जो होता है वो 64 होता है, तो यहाँ पे मैंने 4 का क्यूब लिख लिया, क्योंकि दोनों को 4 से इसलिए किया ताकि बेसिस दोनों की सेम हो जाए। उसके बाद ये 4 की पावर 2x हो जाएगा, 2x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 4 जो है वो ऊपर क्यूब रह जाएगा। अब यहाँ पे जो बेसिस हैं वो सेम है, तो बेसिस को हम लोग कंपेयर कर लेंगे, तो बाय इक्वेटिंग बेसिस, तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर से रह जाएगा 2x इज इक्वल टू 3, बेसिस कैंसिल हो जाएंगी, x इज इक्वल टू 3 और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2। तो x का आंसर हमारे पास बन गया कितना, 3/2। तो इस पर आप टिक कर लें। उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन ए इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू ए। तो आपने बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, और ये वाली प्रॉपर्टी भी पेज नंबर 8 पे मेंशन है, आप इसको देखिएगा और याद कीजिएगा और इस पर टिक कर लें। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्क्वायर रूट ऑफ 75 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 27 इज इक्वल्स टू, कि अगर इन दोनों रूट्स को हम आपस में प्लस करें तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा। तो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। चलिए जी वैल्यूज देख लिया मैंने। अब 75 का सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फैक्टर्स देखते हैं क्या क्या बनते हैं। 3 से स्टार्ट करते हैं, 5 से भी कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पे 2 आ गया, 5 5 ज़ा 25, 5 3 टाइम्स 15 एंड 3 1 ज़ा 3। और इसी तरह 27 के भी लेके देखते हैं, तो वैसे 3 का क्यूब ही होता है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 3 टाइम्स 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 75 को हम लिख देंगे 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइंग 3, क्योंकि 2 दफ़ा 5 था तो मैंने 5 का स्क्वायर लिख लिया, प्लस इसी तरह 27 को मैं लिख दूँगी 3 का क्यूब भी लिख सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेरे पास स्क्वायर रूट है और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, तो इसलिए मैं 3 को 3 स्क्वायर और 3 की फॉर्म में लिखूंगी, ताकि ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए। उसके बाद ये जो हमारे पास रूट्स हैं हम इनको दोनों के ऊपर अलग अलग से लिख सकते हैं। प्लस 3 के ऊपर भी सेपरेट कर दिया और इस 3 के ऊपर भी अलग कर दिया। ये तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। 5 रह गया और साथ स्क्वायर रूट ऑफ 3 रह गया, प्लस यहाँ पे 3 रह गया और साथ स्क्वायर रूट ऑफ 5 रह गया, 3 रह गया। उसके बाद ये यहाँ पे जो दोनों स्क्वायर रूट्स हैं ये सेम है, तो प्लस के लिए रूट्स का सेम होना ज़रूरी है, ठीक है। तो दोनों रूट सेम हम इनको प्लस कर सकते हैं। 5 + 3 8 हो जाएंगे, और जो रूट होता है वो एज इट इज़
साथ आ जाता है। ठीक है, उसको कुछ नहीं करते, जो रूट सेम होते हैं हमारे पास, जो सर्ड्स होती हैं उनको हम लोग एज इट इज़ ही लिख लेते हैं, और जो बाकी जो बाहर वैल्यूज़ होती हैं जैसे कोफिशेंट्स होते हैं तो उनको हम लोग साथ इसी तरह से लिख लेते हैं। तो ये 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आंसर आया। अब ये देखते हैं कोई ऑप्शन हमारे पास, जी ये डी ऑप्शन है, तो इस पे आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट वाले में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज, ये जो नंबर है दोनों, इनको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो आंसर क्या बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मैंने यहाँ लिख लिया। इसमें हमारा फार्मूला यूज़ होगा a प्लस बी और साथ a माइनस बी। ये देखें अगर तो दोनों की वैल्यूज़ पहली वाली सेम है तो दोनों को a लिख दिया, दूसरी वाली वैल्यूज़ भी सेम है तो उनको मैंने b कह दिया। एक में ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इक्वल्स होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ये 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4 आ जाता है। तो 4 हमारे पास कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, ऑड नंबर भी नहीं है, इरेशनल नंबर भी नहीं है, ये हमारे पास रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर पे टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें ए बी और सी की वैल्यू दी हुई है जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म में है, और हमने वेरीफाई करना है कि ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। वैसे ये जो प्रॉपर्टी, जो चीज़ इन्होंने हमें वेरीफाई करने के लिए दी हुई है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, और ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ए की वैल्यू है 3/2, बी की वैल्यू है 5/3 एंड सी की वैल्यू है 7/5। क्वेश्चन की हमारे पास दो साइड हैं जो हमने प्रूव करनी है। सबसे पहले हम एक साइड को ले लेते हैं, डेट इज़ लेफ्ट हैंड साइड, एल एच एस, और उसको मैं लिख लेती हूँ वो क्या है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। अब इसकी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे लगाती हूँ। ए की वैल्यू गिवन है 3/2, वो लिख ली मैंने। उसके बाद बी की वैल्यू गिवन है 5/3, वो लिख ली। देन सी की वैल्यू गिवन है 7/5, ये लिख ली। उसके बाद हमें ये बात पता है कि जब भी प्लस का साइन हो बीच में और फ्रैक्शनल फॉर्म हो तो हम लोग एलसीएम वाला मेथड यूज़ करते हैं। तो 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं 3 और 5 का। 3 1 टाइम्स 3 और 5 एज इट इज़ आ जाएगा, और 5 1 टाइम्स 5, तो 3 5 टाइम्स 15 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 15। उसके बाद हम लोगों ने 3 का टेबल पढ़ना है कि आंसर हमारे पास 15 है। तो 3 5 टाइम्स 15 होता है, 5 लिख लिया यहाँ पे, और मल्टीप्लाई का साइन लगा के जो ऊपर वैल्यू होती है वो वाली वैल्यू लिखते हैं जो कि 5 है। प्लस उसके बाद 5 का टेबल पढ़ना है कि 15 है, तो 5 3 टाइम्स 15 होता है, 3 लिख लिया यहाँ पे, और मल्टीप्लाई का साइन लगा के जो उसके ऊपर वैल्यू होती है वो लिखते हैं। इज इक्वल्स टू 3/2 एज इट इज़ आ गया। उसके बाद 5 5 टाइम्स 25 लिख लिया मैंने, और 3 7 टाइम्स 21 और 15 एज इट इज़ आएगा। 25 प्लस 21 करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 5 और 1 6, 2 and 2 4, 46/15। अब ये जो दो टर्म्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसको आप चाहे तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लें यहाँ पे, वरना इस स्टेप की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाइंग के फॉर्म में ही लिख सकते हैं। अब अगर देख लें यहाँ पे किसी की कटिंग होती है तो उसको कटिंग कर लें, नहीं तो इसी तरह मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लें। अब यहाँ पे 3 और 15 की कटिंग हो रही है, 3 1 टाइम्स 3 एंड 3 5 टाइम्स 15, और यहाँ पे इसी तरह 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4 और 2 3 टाइम्स 6। तो ऊपर से रह गया 1 मल्टीप्लाई 23 जो कि 23 ही होता है, और 1 मल्टीप्लाई 5 जो कि 5 ही होता है। तो 23 और 5 जो है एक साइड का आंसर आ गया। अब दूसरी साइड सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके जी, ए की वैल्यू है हमारे पास 3/2, वो मैंने यहाँ पे लगा दी, और बी जो है वो साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो मल्टीप्लाई लगा देंगे, एंड बी की वैल्यू है 5/3, बीच में प्लस है प्लस लगा देंगे। इसी तरह ए की वैल्यू अगेन है हमारे पास 3/2, वो लगा दी यहाँ पे। मल्टीप्लाइंग सी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास गिवन है 7/5, तो वो वाली वैल्यू लगा दी। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम लोग इनकी कटिंग देख लेते हैं अगर होती है तो ये 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, ये वाली कटिंग हो रही थी, ये कर दी। अब सिर्फ पीछे रह गया मेरे पास 5 1 टाइम्स 5 और 2 1 टाइम्स 2। प्लस इधर किसी की भी आपस में कटिंग नहीं होती, ना ही क्रॉस में हो रही है और ना ही ऊपर नीचे हो रही है, तो 3 7 टाइम्स 21 और 2 5 टाइम्स 10 लिख दूंगी। अब ये हमारे पास अगेन फ्रैक्शनल फॉर्म में है और बीच में प्लस का साइन है, तो डैट मीन्स कि यहाँ पे अब हम लोग एलसीएम वाला मेथड यूज़ करेंगे। 2 और 10 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं। 2 1 टाइम्स 2, 2 5 टाइम्स 10 और 5 1 टाइम्स 5, तो 2 5 टाइम्स 10, 10 एलसीएम आ गया इसका। तो 2 का टेबल पढ़ना है कि 10 आ जाए हमारे पास, 2 5 टाइम्स 10, और मल्टीप्लाई में जो ऊपर वैल्यू होती है क्वेश्चन इसके डिनोमिनेटर के वो वाली लिख देते हैं, प्लस 10 1 टाइम्स 10 और मल्टीप्लाई 21।
अब 5 टाइम्स होता है 25, वो लिख दिया मैंने, प्लस 121 टाइम्स होता है 21, वो लिख दिया, ओवर 10। 21 प्लस 25 इनको प्लस करेंगे आपस में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 46 ओवर 10। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, दोनों 2 के टेबल पे कट आउट हो जाते हैं। तो 2 टाइम्स 4, 2 3 टाइम्स 6 एंड 2 5 टाइम्स 10। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 23 ओवर 5। जो हमने लास्ट साइड की थी उसका भी आंसर 23 और 5 ही था। तो इसका ये मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल्स है राइट हैंड साइड के। अब ये जो सेकंड पार्ट है ये भी उसी क्वेश्चन का है। आप इन क्वेश्चंस को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेट सेपरेट लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं और आमने सामने भी सॉल्व कर सकते हैं। पिछला क्वेश्चन हमने अलग अलग लिख के सॉल्व किया था, इस वाले क्वेश्चन को आमने सामने लिख के सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमने प्रूव करना, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a प्लस बी इक्वल्स टू सी, सॉरी मल्टीप्लाइंग सी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस ये हमारे पास राइट हैंड साइड है ए सी प्लस बी सी। यहाँ पे वैल्यूज लगाते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 3/2 प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास 5/3, ये वही वैल्यूज है जो पिछले क्वेश्चन में थी। और सी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 7/5 इक्वल्स ए की जगह लगा लेंगे अगेन 3/2 मल्टीप्लाइंग सी की वैल्यू है 7/5। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करूँगी, आगे प्लस है प्लस लगाएंगे, देन अगेन बी की वैल्यू है हमारे पास 5/3 मल्टीप्लाइंग सी की वैल्यू है 7/5। उसके बाद यहाँ पे फ्रैक्शनल फॉर्म में है और प्लस है बीच में, तो हम लोग क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 6 लिखे है मैंने नीचे, 2 3 टाइम्स 6 और मल्टीप्लाइंग जो ऊपर वैल्यू होती है वो वाली लिखते हैं वैल्यू, प्लस 3 2 टाइम्स 6 और मल्टीप्लाइंग 5। ये ब्रैकेट क्लोज हुई और 7/5 एज इट इज़ आ गया। इस वाली साइड को बाद में सॉल्व करते हैं। 3 टाइम्स 9 प्लस 2 5 टाइम्स 10 ओवर 6, 7/5 एज इट इज़ आ जाएगा। 9 प्लस 10 19, 19 ओवर 6 और 7/5 अगेन एज इट इज़ आ जाएगा। दोनों मल्टीप्लाई हो तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही, 19 और 5 की भी नहीं होती, 7 और 6 की भी नहीं हो रही और ऊपर नीचे भी नहीं हो रही। तो डेट मीन्स कि ये आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 19 को 7 से मल्टीप्लाई करवाऊंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 133 और 6 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 5 टाइम्स 30, तो 133/30 जो है वो इसका आंसर आ गया। अब जो इसकी सेकंड साइड है जो हमने साथ साथ लिखी थी उसको भी देखते हैं। 2 5 7 2 इनकी कटिंग नहीं होती तो डेट मीन्स के मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। 7 3 टाइम्स 21 और 2 5 टाइम्स 10, बीच में प्लस एज इट इज़ अगेन 5 7 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 35 और 5 3 टाइम्स 15। अब 15 और 10 कैल्शियम लेते हैं, यहाँ पे लेके देख लेते हैं कि क्या आता है। 5 3 टाइम्स 15, 5 2 टाइम्स 10, 2 1 ज़ा 2 और 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पे 5 2 और 3 आ गया। 5 2 टाइम्स 10 एंड 10 3 टाइम्स 30, तो ये एलसीएम आ गया यहाँ पे 30। 30 लिख लिया। 10 के 30 कब आता है, 10 3 टाइम्स 30 होता है, मल्टीप्लाई में ऊपर वाली वैल्यू लिखते हैं 21 प्लस 15 2 ज़ा 30 होता है, मल्टीप्लाई में ऊपर वाली वैल्यू लिखते हैं जो कि 35 है वो लिख दी। 21 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, कैलकुलेटर यूज़ कर ले आप। 21 मल्टीप्लाइंग 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 63 प्लस 35 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 70/3 30 इज इक्वल्स टू, अब 70 प्लस 63 करेंगे तो ये आ जाएगा 133/30। अब हमारे दोनों साइड्स के आंसर सेम आ गए हैं, तो डेट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी उन्होंने हमें ए बी और सी की वैल्यू दे दी है, ये भी फ्रैक्शनल फॉर्म में है। और उन्होंने बोला है हमें कि हमने फाइंड आउट करना है, सॉरी वेरीफाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। ये वाली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हम प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट जो क्वेश्चन था सेकंड वाला, उसमें उन्होंने जो 2 प्रॉपर्टीज दी थी तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एक लेफ्ट साइड की थी और एक राइट साइड की थी, तो वो उन्होंने प्रॉपर्टी खुद दे दी थी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने नेम दे दिया प्रॉपर्टी का और हमने प्रॉपर्टी भी खुद लिखनी है और फिर उसके बाद उसको प्रूव करना है। तो करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। सबसे पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ए प्लस बी प्लस सी
इसको लिखने का आसान तरीका ये है कि आप दोनों साइड पे पहले a प्लस बी प्लस सी लिख लें। उसके बाद एक दफ़ा में ब्रैकेट इस साइड पे आ जाती है और दूसरी साइड पे ब्रैकेट दूसरी साइड पे आ जाती है और ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन जाती है। हम इसको प्रूव करेंगे। इसको भी मैं आमने सामने लिख के प्रूव कर देती हूँ। आप चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ए की वैल्यू है 4/5 प्लस बी की वैल्यू है 5/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस सी की वैल्यू है 7/4। सिमिलरली यहाँ पे ए की वैल्यू है 4/5 प्लस 5/2 प्लस 7/4 और यहाँ पे इन दो पे ब्रैकेट है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज हैं 4 और 5 प्लस 5/2। तो ये प्लस में है और फ्रैक्शनल फॉर्म में है। एलसीएम लेंगे 5 और 2 का, जब एलसीएम लेंगे तो 2 1 टाइम्स 2 एंड 5 1 टाइम्स 5। तो 5 2 ज़ा 10, 10 आ गया इसका एलसीएम। हमने यहाँ लिखा 10। 5 2 टाइम्स होता है 10, मल्टीप्लाई में जो ऊपर वैल्यू होती है वो लिखते हैं, प्लस 2 5 टाइम्स होता है 10, मल्टीप्लाई में जो वैल्यू ऊपर होती है वो लिखते हैं, प्लस 7/4। उसके बाद 2 4 टाइम्स 8 प्लस 5 5 टाइम्स 25/10 प्लस 7/4। 25 प्लस 8 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 33/10 प्लस 7/4। अगेन प्लस और फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो दोबारा हम इसका एलसीएम लेंगे। 10 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। 10 एंड 4, 2 5 टाइम्स 10, 2 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2 एंड 5 1 टाइम्स 5। तो 2 2 टाइम्स 4, 4 5 टाइम्स 20। तो एलसीएम आया है हमारे पास 20। 10 2 टाइम्स 20 मल्टीप्लाइंग 33 प्लस 4 5 टाइम्स 20 मल्टीप्लाइंग 7। अब 33 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है 66 प्लस 5 7 टाइम्स 35/20। अब अगेन 66 और 35 को हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 101/20। अब इसकी दूसरी साइड सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आंसर सेम आता है या नहीं आता। तो 4 और 5 पहले ऐसे ही रहेगा। हमने सबसे पहले जो स्टार्ट करना है वो ब्रैकेट को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो वो अंडरस्टूड है कि हमारे पास 4 ही आएगा। 2 2 टाइम्स 4 मल्टीप्लाइंग 5 प्लस 4 1 टाइम्स 4 मल्टीप्लाइंग 7। 4/5 एज इट इज ही रहेगा, प्लस 2 5 टाइम्स 10 प्लस 7 1 टाइम्स 7/4। 10 प्लस 7 17 हो जाता है, वो आगे लिख लेंगे। 17/4 आ गया। अब 4 और 5 का एलसीएम लेंगे अगेन तो ये हमारे पास बन जाएगा 20। 5 4 ज़ा 20 मल्टीप्लाइंग 4 प्लस 4 5 ज़ा 20 मल्टीप्लाइंग 17। 4 4 ज़ा 16 होता है, उसमें प्लस कर लेंगे। 17 मल्टीप्लाइंग 5 करेंगे तो वो आ जाएगा 85/20। 85 में ऐड कर लेंगे हम लोग 16 तो वो हमारे पास बन जाएगा 101/20। तो अब आप ये देख लें कि दोनों साइड्स के आंसर सेम आए हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब इसकी मल्टीप्लिकेटिव जो साइड है वो प्रूव करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जो कि होती है a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। इसको भी लिखने का तरीका सेम है, पहले यहाँ पे ब्रैकेट आ जाती है और देन दूसरी साइड पे ब्रैकेट आ जाती है। लेकिन जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन में इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती, हम इसको इस तरह से भी लिख लें, ए बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी एंड सी। तो इसका मतलब भी सेम ही होता है। इसका मतलब यही होता है कि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और ये ज़्यादा रिकमेंडेड वे है लिखने का। ठीक है, तो करना स्टार्ट करते हैं, वैल्यूज़ लगा लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू गिवन थी 4/3, वो मैंने लगा ली। उसके बाद मल्टीप्लाई लगा लूँगी। बी की वैल्यू जो हमारे पास गिवन थी वो थी 5/2, वो लगा ली, ब्रैकेट क्लोज की। आगे सी की वैल्यू जो है हमारे पास गिवन है 7/4, ये भी मल्टीप्लाई के साथ मैंने वैल्यू लगा ली। इस तरह यहाँ पे भी ए की 4/3 मल्टीप्लाइंग 5/2 एंड मल्टीप्लाई 7/4, बस थोड़ा सा ब्रैकेट का डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद हमने देखना है कि यहाँ पे कहीं पे कटिंग हो रही है, तो यहाँ पे हो रही है कटिंग। 2 1 ज़ा 2, 2 2 टाइम्स 4। ये बात आप याद रखिएगा कि फ्रैक्शन में प्लस माइनस में एलसीएम होता है, मल्टीप्लाई में जो है कटिंग ही होती है, मल्टीप्लाई में एलसीएम नहीं लेते। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 टाइम्स 10 हो जाएगा एंड 3 1 टाइम्स 3 मल्टीप्लाइंग 7/4 आ गया। इसी तरह यहाँ पे इसको साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कटिंग तो हो नहीं रही,
5 7 टाइम्स 35 लिख लेंगे एंड 4 2 टाइम्स 8 लिख लेंगे। उसके बाद अगेन ये ब्रैकेट आप ना लगाते तो भी ठीक था, अभी वो मैंने इसके साथ ही सॉल्व करते हुए लगा दिए इसको। तो यहाँ पे कटिंग जो हो रही है वो 2 2 टाइम्स 4 2 5 टाइम्स 10 और यहाँ पे रह रहता है 5 एंड 7, फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं 5 7 टाइम्स 35 एंड 3 2 टाइम्स 6, ये इसका आंसर बन गया। अब इस साइड को देख लेते हैं, यहाँ पे कटिंग हो रही है 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो ऊपर है गया सिर्फ 35 और नीचे 3 2 ज़ा 6। तो देख लीजिए कि दोनों साइड्स के आंसर सेम आए हैं, डेट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, उसमें वो कह रहे हैं कि इज जीरो अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। क्या जीरो हमारे पास रैशनल नंबर होता है? अगर होता है तो आप बताएं कि क्यों होता है। ठीक है, अब एक्सप्लेन करें इस चीज़ को। तो हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसा हर नंबर जिसको हम लोग पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट मीन्स कि जिसको हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, पी ओवर क्यू के फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो उसका क्यू होता है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो ऐसा हर नंबर जो होता है हमारे पास रैशनल नंबर होता है। तो जीरो को भी हम लोग जीरो और वन की फॉर्म में लिख सकते हैं, इससे मसला नहीं होता। जीरो पर अगर हम लोग जीरो और वन लिखेंगे तो आएगा वो जीरो ही, लेकिन हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डैट मीन्स कि जीरो हमारे पास रैशनल नंबर है। और ये दूसरी कंडीशन भी प्रूव करता है कि जो इसका नीचे वाला है मतलब डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ऐसे ही है कि जीरो ऊपर जीरो है ना, नीचे तो जो इसका डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इससे ये मतलब हो गया कि हमारे पास रैशनल नंबर है, क्योंकि एक तो ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, इसके नीचे वन अगर लगा दें, और दूसरा ये कि इसके जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जीरो जो है वो रैशनल नंबर है। तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं कि इज जीरो इज अ रैशनल नंबर। तो सबसे पहले लिखते हैं कि यस जीरो इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन, क्योंकि ये लिखा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। ये पी ओवर क्यू की फॉर्म है, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जा सकता है, एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, और क्यू जो है यहाँ पे ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हमने ये बता दिया कि ज़ीरो जो है वो रैशनल नंबर है, क्योंकि ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और यहाँ पे क्यू जो है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो ये जो प्रॉपर्टी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है, जब हम लोगों ने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी तो ये वाली प्रॉपर्टी भी डिस्कस की थी। मैंने आपसे तब भी कहा था कि ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मोस्टली पेपर वगैरह में भी आती होती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग लिख लेते हैं। ये प्रॉपर्टी आप अगर बुक पे देखना चाहते हैं तो आपकी बुक पे पेज नंबर 8 पे ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है। वैसे ये प्रॉपर्टी होती है फॉर ऑल, ये जो साइन है इसका मतलब होता है फॉर ऑल। ठीक है, मतलब सब के लिए ए बी, सारे ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। डेट मीन्स कि जितने भी ए और बी जनरल जितने भी नंबर हैं, कि अगर वो बिलोंग्स कर रहे हैं, कि अगर वो उनका ताल्लुक जो है वो रियल नंबर से है, तो क्या होगा? तो या तो ए बी के इक्वल होगा, और या फिर ए जो है वो ग्रेटर देन बी होगा, और या फिर ए जो है वो लेस देन बी होगा। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, कि अगर हम ओवरऑल ए बी कोई भी दो नंबर्स ले लें जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हों, ऐसे दो नंबर्स हों, तो उन दो नंबर्स में ये तीन ही कंडीशंस हो सकते हैं कि या वो दो नंबर्स आपस में इक्वल होंगे, या वो दो नंबर्स आपस में उनके दरमियान लेस देन का या फिर ग्रेटर देन का रिलेशन होगा। तो यही हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी बताती है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। अच्छा, रिव्यू एक्सरसाइज में सारे इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोग ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुके होते हैं। तो ये वाला सेम क्वेश्चन भी हम लोग पिछली प्रीवियस एक्सरसाइज में इस तरह का कर चुके हैं। तो हमारे पास आप लेट कर लें कि ये एक नंबर है 4 और ये एक नंबर है 5। तो हमने इन 4 और 5 नंबर्स के दरमियान कोई दो नंबर्स फाइंड करने। तो जब भी हमने नंबर्स के दरमियान को नंबर फाइंड करना होता है, तो उन दो नंबर्स को ऐड करके हम लोग 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरह करेंगे, जो दो नंबर्स गिवन है उनको ऐड करेंगे, देन 2 पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं कि पहले फर्स्ट नंबर निकाल रहे हैं हम, तो फर्स्ट नंबर बिटवीन 4 एंड 5। तो यहाँ पे हमारे पास पहला नंबर आया है 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2।
जो कि बन जाता है कितना 9/2। तो फर्स्ट नंबर तो आ गया हमारे पास 9/2। आप फ़र्ज़ कर लें कि आपने इनके मिड पॉइंट निकालना है तो 9/2 यहाँ पे। सेकंड नंबर के लिए आपके पास चॉइस है कि आप चाहें तो 9/2 से 5 के दरमियान जो नंबर बनता है वो ले लें, या 9/2 से 4 के दरमियान जो नंबर बनता है वो आप फाइंड कर लें। ठीक है, तो हम लोग 9/2 एंड 5 वाला फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 9/2 प्लस 5 मैंने लिख लिया क्योंकि इन दोनों के दरमियान नंबर फाइंड करना है। अब आपको ये बात पता है कि जब हमने नंबर फाइंड करना होता है तो प्लस करने के बाद हमने इसको 2 से डिवाइड भी करना होता है, तो डिवाइडेड बाय 2 मैंने यहाँ लिख लिया। इसको लिखने के दो तरीके हैं, एक तो वो जिस तरह नॉर्मली लिखते हैं, मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देती हूँ। 9/2 प्लस 5/2। ठीक है, इस तरह से आप कर लें, इसका एलसीएम लें, उसके बाद 2 के साथ इसको सॉल्व कर लें। लेकिन ऐसे लिख लेंगे तो लिखने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये अगेन हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म आ गई और यहाँ पे प्लस है तो इसका एलसीएम ले लेंगे। 5 नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 2 एंड 1 का एलसीएम 2 आ गया। 2 1 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइंग 9, 1 2 टाइम्स 2 एंड मल्टीप्लाइंग 5। अब ये आपको सही से आ गया होगा, ये बार बार रिपीट करने की मेरा ख्याल है कि ज़रूरत नहीं है। 9 1 9, 5 2 टाइम्स 10/2 डिवाइड बाई 2 साथ इसी तरह चलता रहेगा। 9 + 10 हो जाएगा हमारे पास 19, 19/2 लिख देंगे तो ये आ गया 19/2 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2। तो इसके बाद डिवाइडेड बाय 2 जो है उसको हम लोग मल्टीप्लाइंग में चेंज करेंगे। मल्टीप्लाई में जब भी चेंज करते हैं डिवाइड के साइन को, तो जो राइट साइड पे नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, उसको उल्टा के लिख देते हैं। तो 2 है तो 2 का जब लिखेंगे रेसिप्रोकल उसका तो 1/2 लिख लेंगे। यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि कटिंग नहीं हो रही, तो 19 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 19 आ जाएगा, एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4 आ जाएगा। तो ये जो दूसरा नंबर है हमारे पास वो 19/4 आ गया। जब दोनों नंबर्स हमारे पास फाइंड आउट हो गए हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई करें। तो ये जो क्वेश्चन है ये रूट के वैल्यू 5 है, ये 15 नहीं है, ये 5 है। और यहाँ पे अंदर है x की पावर 15, y की पावर 35 एंड z की पावर 20। सबसे पहले इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म थी जिस फॉर्म में क्वेश्चन था, और जिस फॉर्म में हमने अभी लिखा है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आते हैं तो यहाँ पे 5 हो तो यहाँ पे 1/5 बन जाता है। अब ये जो 1/5 पावर है ये तीनों वैल्यूज़ के ऊपर है, तो तीनों के ऊपर मैं सेपरेट सेपरेट इसको लगा लूँगी। एक्स की पावर 15 मल्टीप्लाइंग 1/5, साथ वाई की पावर 35 मल्टीप्लाइंग 1/5, इसी तरह जेड की पावर 20 और मल्टीप्लाइंग 1/5। सब में 5 की कटिंग हो रही है। 5 1 ज़ा 5, 5 4 टाइम्स 20, 5 1 ज़ा 5, 5 3 टाइम्स 15, 5 1 ज़ा 5, 5 7 टाइम्स 35। तो एक्स की पावर आ जाएगी हमारे पास 3, वाई की पावर आ जाएगी 7 एंड जेड की पावर आ जाएगी 4। तो ये इसका आंसर है। अगर ये पार्ट 2 मैंने लिख लिया, इस पार्ट में हमारे पास 27 के ऊपर पावर 2x गिवन है और रूट में 3 है, तो सबसे पहले इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। 3 को मैं यहाँ पे 1/3 की फॉर्म में लिख लूँगी। 27 मुझे पता है कि 3 का क्यूब होता है, मैं आपको एक दफ़ा यहाँ पे निकाल के दोबारा दिखा देती हूँ। 3 9 टाइम्स 27, 3 3 टाइम्स 9 और 3 1 ज़ा 3। तो 3 जो है वो 3 दफ़ा आया, तो इसका मतलब है कि 3 का क्यूब। ये छोटे छोटे जो है फैक्टर्स वगैरह ये आपको वैसे ज़ुबानी भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो 27 है, इसको 3 का क्यूब लिख लिया, और यहाँ पे जो 2x था साथ वो भी मल्टीप्लाइंग के फॉर्म में इसी तरह मैंने लिख दिया, और साथ 1/3 है। अब यहाँ पे ये 3 और ये 3 ये आपस में कटिंग हो रही है इनकी, इसको यहाँ पर आप कट कर दें। आप चाहें इसको तो 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करके भी कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे और करके एक स्टेप करती हूँ कि आप चाहें तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। 3 2 टाइम्स 6, 6x, और यहाँ पे 1/3 था, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तब भी ये बनेगा हमारे पास 3 की पावर 2x, और इस तरह से भी ये बनेगा हमारे पास 3 की पावर 2x। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे 3 के ऊपर पावर n+2 दी हुई है, और नीचे 3 के ऊपर पावर n+1 एंड -3 की पावर n। सबसे पहले पावर्स को सेपरेट कर लेते हैं। सब में 6 को एज इट इज़ रखा, 3 के ऊपर पावर n है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, और 3 के ऊपर पावर 2 है। ठीक है, n+2 थी, हमने बेसिस जो है इनकी सेपरेट कर ली, और बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और पावर्स एक ही बेस के ऊपर प्लस की फॉर्म में या माइनस की फॉर्म में हो तो हम उनको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी इसको मैं सेपरेट कर लूँगी, एन को अलग कर लूँगी, 3 की पावर 1 अलग कर लूँगी, -3 की पावर n यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा।
अब अगर आप नीचे वाली टर्म को देखें तो वहाँ पे हमारे पास 3 की पावर n दोनों टर्म्स में कॉमन है, एक जैसी है। यहाँ पे भी 3 की पावर n है और यहाँ पे भी 3 की पावर n है। तो मैं क्या करूँगी, दोनों वैल्यूज़ में से, दोनों टर्म्स में से 3 की पावर n को बाहर कॉमन निकाल लूँगी क्योंकि वो दोनों में सेम है। जब यहाँ से 3 की पावर n में बाहर निकालूंगा तो यहाँ पीछे सिर्फ 3 की पावर 1 बच जाएगी जो कि 3 ही होता है। माइनस एज इट इज़ आएगा। जब इस टर्म से मैंने निकाली, पहले मैंने इस टर्म से निकाली तो सिर्फ 3 बच गया। अब जब मैंने इधर से 3 की पावर n निकालना है तो वो तो पूरे का पूरा बाहर आ गया, तो पीछे सिर्फ मेरे पास क्या बच गया, 1। मतलब पूरी जो वैल्यू है वो बाहर है। अब ये ऊपर वाला 3 की पावर n और नीचे वाला 3 की पावर n ये मल्टीप्लाइंग के फॉर्म में, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर 6 रह जाएगा और यहाँ पे 3 का स्क्वायर रह गया। नीचे 3 माइनस 1 2 रह जाता है, इसको 2 लिख लिया। उसके बाद 2 और 6 की कटिंग हो जाती है। 2 1 टाइम्स 2, 2 3 टाइम्स 6। तो ये 3 आ गया, इंटू 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9। वो लिखा 9 मल्टीप्लाई 3 होता है 27। तो 27 आंसर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहे हैं द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। तो 3 ऑड कंसेक्टिव इंटीजर्स को अगर आप ऐड करें तो आपका जो आंसर है वो 51 बनना चाहिए। तो हमने ये बताना है कि वो 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स कौन से हैं। तो कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स से मुराद ये है, कंसेक्टिव नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक के बाद दूसरा आ रहा हो और उनमें गैप ना हो। तो कंसेक्टिव ऑड नंबर्स बताने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5। तो इसी तरह कोई 3 नंबर्स होंगे जिनको प्लस करने से आंसर जो है वो 51 बनता होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे खुद से लेट कर लेते हैं नंबर्स हमारे पास क्या होंगे। यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं फर्स्ट नंबर हमारे पास, फर्स्ट ऑड नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। उसके बाद सेकेंड ऑड नंबर हम लोग लेट करते हैं x+2। एंड थर्ड ऑड नंबर हम लोग लिखते हैं x+4। यहाँ पर 2 का गैप देने का मकसद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास फर्स्ट नंबर, क्योंकि वो भी ऑड नंबर ही होगा, वो 1 हो, तो जब आप उसमें एक इवन नंबर ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो ऑड नंबर ही बनेगा। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी ऑड नंबर आ जाए, एक्स की जगह आपके पास 3 आ जाए और आप उसमें इवन नंबर ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास अगेन यहाँ पे क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। तो इसलिए हमने एक्स जो है वो ऑड नंबर था तो ऑड नंबर के साथ इवन नंबर ऐड किए हैं ताकि जो आंसर बने वो ऑड नंबर ही बने। तो इसलिए यहाँ पे x और x+2 और x+4 को हमने लेट किया। तो उन्होंने कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये बोला था कि जब तीनों नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो आपका ऐड करने के बाद आंसर जो है वो 51 आना चाहिए। तो यहाँ हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या कह रही है कि तीनों नंबर्स को ऐड करें, मतलब x को, x+2 को और x+4 को, तीनों नंबर्स को ऐड किया तो आंसर आपका बनना चाहिए 51। 2+4 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 और इसी तरह x प्लस एक्स प्लस एक्स, तीनों x को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। तो 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 51। अब यहाँ पे 6 प्लस में है तो वहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 51 माइनस 6, तो ये हमारे पास बन जाएगा 45। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, वहाँ पे जाकर डिवाइड होगा 45 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15। तो x का आंसर जो है वो 15 आ गया, 15 आया। अब हम लोग इसको, x 15 आ गया था तो फर्स्ट ऑड नंबर हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू 15। जो सेकेंड ऑड नंबर था वो था हमारे पास x+2, मतलब 15 + 2 जो कि आ जाता है 17। और जो थर्ड ऑड नंबर था हमारे पास वो था x+4, तो वो बन जाता है 15 + 4 जो कि बनता है 19। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे जो और नंबर्स हैं, एक 15 है, दूसरा 17 है और तीसरा जो है वो 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहे हैं कि अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स। कि अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स उठाई हैं और उन 96 बॉल्स को उसने 2 बकेट्स में, अलग अलग बकेट्स में डाल दिया। वन बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स दैन द अदर बकेट। एक बकेट में दूसरे बकेट से 28 बॉल्स यानी कि 28 बॉल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट। तो आपने ये बताना है कि दोनों बकेट्स में कितनी जो है उसने बॉल्स डाल दी, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसका गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी है। टोटल बॉल्स इज इक्वल्स टू, वो है हमारे पास 96। उसके बाद हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द बॉल्स इन फर्स्ट बकेट। कि पहली बकेट में जो है वो कितने बॉल होंगे, वो हम लेट कर लेते हैं कि वो x है।
और उसके बाद लेट कर लेते हैं बॉल्स इन सेकंड बकेट के सेकंड बकेट में कितने बॉल होंगे, तो वो हमें ऑलरेडी बता चुके हैं कि पहले बकेट से 28 बॉल्स ज़्यादा हैं, तो x प्लस 28 लिख लिया। ये तीनों चीज़ें हमें गिवन थी कि टोटल बॉल्स 96 हैं, एक बकेट में जो बॉल्स हैं दूसरी बकेट में उससे 28 बॉल्स ज़्यादा हैं, तो फर्स्ट बकेट के लिए हमने x सेट कर लिया और दूसरी बकेट को हमने x प्लस 28 बोल दिया कि इसमें 28 बॉल्स ज़्यादा हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, कि दोनों बकेट्स में आपने बताना है कि कितने बॉल्स हैं, अलग अलग कितने बॉल्स हैं। तो ये बोला हुआ है कि दोनों बकेट्स के मिला के 96 बॉल्स हैं हमारे पास, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैं यहाँ लिख लेती हूँ, अकॉर्डिंग टू कंडीशन एक्स, मतलब फर्स्ट बकेट में जितने बॉल्स हैं x प्लस 28 जितने सेकंड बकेट में बॉल्स हैं इज इक्वल्स टू, ये बन जाते हैं 96। अब यहाँ पे 28 जो है प्लस है, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस, x प्लस x हमारे पास हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 96 माइनस 28। इसको माइनस करके देखते हैं, 96 माइनस 28 तो ये बन जाता है 68। 68 अब यहाँ पर 2 हमारे पास मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो 68 के नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 68 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाता है कितना, 2 3 टाइम्स 6 2 4 टाइम्स 8 34। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट बकेट में 34 बॉल्स थे, तो हम लोग अब इसको नीचे लिख लेते हैं, बॉल्स इन फर्स्ट बकेट, कि पहली बकेट में कितने बॉल थे, इज इक्वल्स टू 34। उसके बाद बॉल्स इन सेकेंड बकेट इज इक्वल्स टू x प्लस 28, यही हमने लेट किया था ऊपर भी, तो x प्लस 28 इज इक्वल्स टू x की जगह 34 प्लस 28, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62। तो पहली बकेट में 34 बॉल्स थे और दूसरी बकेट में 62 बॉल्स थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो थोड़ा सा समझ के करने वाला है। उसमें कह रहे हैं कि सलमा ने जो है 3,50,000 जो है वो अपने बैंक में इन्वेस्ट किया है, और उसका जो बैंक में इन्वेस्ट करने के बाद उसका जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 7/1/4% मिल रहा है एनुअली। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल तक उसको इतना ही प्रॉफिट मिलता रहा है, और 2 साल के बाद उसका प्रॉफिट इंक्रीज होकर जो है पूरा 8% हो गया। पहले 8 से थोड़ा कम था, और उसके बाद 2 साल बाद उसका पूरा 8% हो गया। तो फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, तो हमने ये बताना है कि जब 7 साल गुजर जाएंगे तो उसके बाद उसके पास कितना इंटरेस्ट या कितना प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज जो है प्रॉफिट की आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो है हमारे पास 3,50,000 रुपीज़। उसके बाद जो उसका रेट है जो फर्स्ट 2 ईयर्स में था उसका इंटरेस्ट का, वो R1 हम लिख लेते हैं। रेट 1 इज इक्वल्स टू 7/1/4%। इसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कर लेते हैं, तो 7 4 टाइम्स 28, 28 प्लस 1 29, 29/4%। और अगर 29/4 को हम डिवाइड करके देखें तो वो हमारे पास आता है 7.25%। तो हम इसको इसी फॉर्म में लिख लेंगे, 7.25%। तो ये रेट लिख लिया हमने, और इसका जो टाइम है, जो फर्स्ट रेट का टाइम है वो है हमारे पास 2 ईयर्स। तो यहाँ पे मैं t इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स लिख लूँगी, और टाइम को भी T1 बोल दूँगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अभी फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो सब के साथ 1 लगा दिए। ठीक है, अब अगर दूसरी कंडीशन की तरफ आएँ जो बुक में उन्होंने मैंशन की हुई थी कि आफ्टर 2 ईयर्स द रेट वॉज इंक्रीज टू 8%, के रेट जो है उसके बाद 8% जो है मजीद बढ़ गया, और एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स उसकी अमाउंट कितनी हुई। टोटल ईयर्स यहाँ पे हमारे पास 7 ईयर्स हैं, और 7 ईयर्स में से अगर हम लोग वो फर्स्ट 2 ईयर्स निकाल दें तो पीछे 8% के लिए हमारे पास 5 ईयर्स बचते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम 2 होगा, T2 होगा, वो हमारे पास 5 ईयर्स होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख लेते हैं, R2 पहले लिखते हैं कि जो रेट है सेकंड वो कितने हैं, R2 इज इक्वल्स टू 8%, और टाइम मतलब T2 इज इक्वल्स टू 5 ईयर्स। ये हमारे पास आ गया। अब हमने निकालना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमने दोनों तरफ का निकालना है। यहाँ पर उसको कितना इंटरेस्ट मिला था, पहले जब उसका जो था रेट वो 7.25% था, और बाद में जब 8% रेट हो गया तब उसको कितना इंटरेस्ट मिला था, और उसके बाद दोनों को ऐड करके हम लोग जो टोटल उसको ओवरऑल इंटरेस्ट मिला है तो वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले ऊपर वाले के लिए हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे, I इज इक्वल्स टू P/R/T/100, प्रिंसिपल, रेट, टाइम ओवर 100, और I फॉर इंटरेस्ट। इन सब के साथ में 1 1, ये 1 नहीं है, तो अब यहाँ पे वैल्यूज लगा लेते हैं।
I1 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 3,50,000। उसके बाद हमारे पास है रेट 1 है हमारे पास 7.25 और उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास टाइम वो है 2/100। इस सब को कैलकुलेटर पे डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर लें तो आंसर जो आएगा वो हम लिखते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करके 3,50,000 उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7.25 एंड मल्टीप्लाइंग 2। जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करवा देंगे 100 से तो हमारे पास आ जाएगा 50750। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी 50750 रुपीज़। उसके बाद इसी तरह सेकंड इंटरेस्ट निकालते हैं, वो मैं इसके सामने ही निकाल लेती हूँ, आप चाहें तो आगे निकाल लें, कोई इसमें मसला नहीं है। वो उसको इंटरेस्ट को मैं I2 बोल दूँगी इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल R2 T2/100। इसकी वैल्यूज हम लोग अब लगाते हैं। I2 एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल की जगह 3,50,000 मल्टीप्लाइंग R2 की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाइंग R2 की वैल्यू है हमारे पास सॉल्व करेंगे 3,540 मल्टीप्लाइंग 5 मल्टीप्लाइंग 8। जो आंसर आएगा उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा 140000। तो I2 हमारा बन गया 140000। इसके बाद दोनों इंटरेस्ट हमारे पास आ गया। हम लोगों ने टोटल इंटरेस्ट निकालना है क्योंकि ये 2 साल का था और ये 5 साल का था, तो हमने टोटल 7 ईयर्स का प्लान है। तो टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग 50750 को ऐड करवा लेंगे 140000 में। तो देखते हैं क्या आंसर बनता है। प्लस 50750 दैट इज इक्वल्स टू 190750। तो ये हमारे पास आ गया 190750 रुपीज़। तो था 7 ईयर्स में, वो आ गया है हमारे पास 190750। अब उन्होंने बोला था कि आपने जैसे इंटरेस्ट नहीं बताना, आपने ओवरऑल बताना है कि इंटरेस्ट समेत उसके पास कितनी वैल्यू थी। तो अब हम जो इसकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो अब इसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी सलमा हैड अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, कि 7 साल के ख़त्म होने के बाद उसके बाद कितने पैसे आ गए। तो पहले हम उसके प्रिंसिपल अमाउंट लिख लेंगे 3,50,000 और उसके बाद जितना उसका इंटरेस्ट हमने निकाला है ये 190750 वो लिख लेंगे यहाँ पे। दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे तो ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 540,750। इस क्वेश्चन के बाद हमारी रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई और चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो गए। इस पूरे चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगे कि पूछने वाला है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।